नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कश्मीर की धरती पे 1951 के बाद इतने साल 75 साल कश्मीर के लोगों पे जुल्म होता रहा। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब पे जुल्म हुआ है। और ये 75 साल हमारे लोगों पे बेइंतहा बहुत से किस्मों का जुल्म हुआ है। और ये जुल्म जब हद से बाहर गया है तो कश्मीर के धरती से एक लाल पैदा हुआ है जिसका नाम डॉक्टर संदीप मावा है। डॉक्टर संदीप मावा इंसानियत के फरिश्ते हैं जो किसी मजहब के बुनियाद पे आपके सामने नहीं आए हैं। इनके सामने इंसान की कदर है, इंसान की कदर है, और उस इंसानियत में हम सब शामिल हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जो भी इस धरती पे रहता है, उसकी मिसाल हमारे सामने बैठे हुए अजीम शख्सियतें बैठे हैं। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, पीछे भी है। ये हमारा इंटेंशन है जो इस धरती पे 75 साल मजहबी बुनियादों पे, फैमिली के बुनियादों पे, परिवार के बुनियादों पे राज किया गया, उसमें सिर्फ लोगों का जुल्म हुआ और उनके घर आबाद हो गए। डॉक्टर मावा एक फरिश्ते के रूप में आए सिर्फ उस आम इंसान के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, उसको उस जुल्म से बाहर निकालना है और इस कश्मीर को फिर से वही गुलिस्तान बनाना है। उस गुलिस्तान बनाने में आप सब लोगों का साथ चाहिए ताकि हम इस जुल्म तशद्दुद से बाहर आ जाएं। सभी लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एक इंसान यहाँ जैसे रहता था, एक इंसान जो कश्मीरियत से रहता था, उस कश्मीरियत को फिर से बहाल करना है। उसमें हम सब का फर्ज है, डॉक्टर मावा के पीछे पीछे चलना है। मैं यहाँ इस धरती को सभी लोग ये जानते हैं, इसको ऋषिवर बोलते थे, आज भी बोलते हैं, पीरवर बोल रहे हैं, गौरवर बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? ऋषिवर होता है हिंदुओं के जो गौर थे, पीरवर होता है जो हमारे मुसलमान भाइयों के मायानाज हमारे पीर साहब यहाँ होते थे, और गौरवर बोलते थे जो हमारे सरदारों के गुरुजी होते थे। लिहाजा ये एक गुलदस्ता है, बुजुर्ग नारा, पीरवर जिंदाबाद, ऋषिवर जिंदाबाद, गौरवर जिंदाबाद। पीरवर, ऋषिवर, गौरवर। मैं अब इस मंच पे मायानाज जो हम सब कश्मीरियों के रहनुमा हैं और इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारियां आई है कि हम कश्मीरियों को, चाहे वो जिस भी सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता है, इस जुल्म तशद्दुद से बाहर आए। हमारे माताएं बहनें खुले आम बाजार में घूम सके, हमारे लोग खुले आम सांस ले सके और आज़ादी से हम अपने कश्मीर को फिर से वही गुलिस्तान बनाएं। डॉक्टर मावा को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने मंच पे आ जाएं और इस महफिल को संबोधित करें।
बैठ जाइए। सबसे पहले मैं अपने मुसलमान भाइयों को आदाब करता हूँ, सलाम वालेकुम करता हूँ और शुक्रिया करता हूँ। उसके बाद मेरे हिंदू भाई जम्मू से आए, कश्मीरी पंडित आए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ कि वो 36 साल के बाद फिर अपने वतन आए और हमारे इस कार्यक्रम में जो हमने यूनाइटेड पीपल्स पार्टी बनाने का अहद किया है उसमें शामिल हुए। उसके बाद सरदार भाइयों का भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। आज ज़रा खुल के, मैं मानता हूँ कुछ सांसें रुकी हुई हैं 2019 के बाद, मैं चाहता हूँ खुल के नारा दे, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते। आप डर क्यों रहे हैं? हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते। अरे खुल के बोलो यार, कोई भी ऐसे नहीं लगने वाला। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते। आजादी का मतलब अब मैं बताता हूं। आजादी गफलत से, इस आतंकवाद से, इस गंदी राजनीति से, इस एडिक्शन से, इस जो नई दुकानें शराब खोली हैं, इनसे आजादी हमको चाहिए। हमें बाहर के लोग, अनइलेक्टेड लोग राज करते हैं, हमको इनसे आजादी चाहिए। आप देखिए, हमने सबसे पहले जब फैसला किया यूनाइटेड पीपल्स पार्टी बनाने का, सबसे पहले जो हमारे आदर्श होंगे, जो जिनके नक्शे कदमों पे हम चलेंगे, हमने आज उस सिस्टम को भी चेंज कर लिया। सबसे पहले हमने भगत सिंह जी को आगे कर दिया कि हमें बगावत करनी है जुल्म से, हमें बगावत करनी है इस पीएसए से, हमें बगावत करनी जो घुटन पिछले 36 साल से हमें की है, उससे आजादी करनी, उससे बगावत करनी है। उसके बाद जो मसीहा थे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, जो जब गुजर गए तो 3 जोड़ी पैंट और 3 जोड़ी कमीज निकली और 2 जूते निकले। ये होते हैं मुसलमान। उसके बाद महात्मा गांधी, अमन के फरिश्ते पूरे विश्व में। और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसने पूरा मजबूत कर दिया। मुझे जब मैं आज संबोधित कर रहा हूं, मैं सबसे पहले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, उनको मैं इतना मतलब हमारे गिले हैं, इतनी बातें कहनी हैं, लेकिन मैं शायराना तरीके से उन तक बात पहुंचाऊं। मुझे गालिब का शेर याद आता है, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। दूसरी बात, मैं अपने आप को कश्मीरी होने के नाते समझाता हूं, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो ये नहीं जानते कि वफा क्या है। मैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात करूं, 47 में इंटीग्रेशन हुआ जम्मू कश्मीर का, जो ये कहते हैं ट्रीटी ऑफ एक्सेशन। मैं आज सवाल करता हूं, जिन्होंने ट्रीटी की थी, जो बड़े बड़े ताल ठोकते हैं यहां, आपने ट्रीटी कर दी जम्मू कश्मीर को, कोई बात नहीं। आप ये बताइए, ये मेरे पास स्टैंप पेपर है, जब महाराजा हरि सिंह ने इत्तेहाद किया, इलाहा किया, तो उनकी रियासत थी जम्मू कश्मीर तिब्बत आदि राष्ट्र। कहां है तिब्बत? क्यों नहीं बात होती है तिब्बत की? क्योंकि वो बड़े मुल्क चाइना के पास है, तो उसकी बात नहीं करोगे। कहां है बल्तिस्तान? कहां है अक्साई चीन? इसलिए हम इस मंच पर कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे। इसलिए जो ये लोग कहते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है, वो अपना सीना 156 इंच बनाए और कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बताएं, कराएं। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, आप सब लोगों को याद होगा 13 जुलाई 1931, क्योंकि यहां
गुमराही में मैंने तभी शुरुआत की कि हम चाहते हैं आज़ादी। गुमराही से, गफलत से, गंदी जो इन लोगों ने सियासत बनाई है। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि महाराजा हरि सिंह नहीं चाहते थे कि जो गिलगित है वो अंग्रेज़ों के पास 99 साल 99 ईयर्स लीज पे जाएं। उन्होंने जो यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे अंग्रेज़ों की तरफ से, उनको रिफ्यूज़ कर दिया कि हम आपको नहीं देंगे। लेकिन 1931 से ही अंग्रेज़ लोग, अमेरिका, यूके आज भी साजिश करता है। अगर आपको याद हो, पेशावर से अब्दुल कदीर को यहाँ लाया गया। जब महाराजा ने नहीं माना अंग्रेज़ों को गिलगित लीज करना, तो उन्हें पेशावर से जो बड़ा फितनेबाज था उस वक्त का, अब्दुल कदीर को बुलाया। और एक और फितनेबाज जिसको बदकिस्मती से शेर कश्मीर कहते हैं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, आपको बताया गया वो अलीगढ़ का स्कॉलर था। आपको मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 1930 में निकाला था, क्योंकि वहां वो पढ़ता नहीं था, सिर्फ लीडरी और फितने करता था। इसलिए 1931 में अंग्रेज़ों ने जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस सर्विस है उसको हायर किया, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को हायर किया ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, और अब्दुल कदीर को, और 13 जुलाई 1931 का फितना किया। इसलिए आपको गुमराही करते हैं, हम निंदा करते हैं। जिसको इन लोगों ने शेर कश्मीर बनाया वो काफिर कश्मीर था, वो शेर कश्मीर नहीं था। उसके बाद उसने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दी, और जब 13 जुलाई का फितना कामयाब हुआ तो आपको पता नहीं होगा, जो नीडोज थे ये अंग्रेज थे। इन्होंने अपनी बेटी जो बेगम अब्दुल्ला है इसको शादी में दे दी एज रिवॉर्ड। कहा आप हमारी बेटी, अब हम एक हो गए हैं, अंग्रेज और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो मुखबिर कश्मीर था। मुझे बदकिस्मती है कि आप लोगों को बताया गया शेर कश्मीर। आप एक कारनामा बताइए। सेक्रेटरीट बनाया बख्शी ने, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट बनाया किसने? बख्शी ने। लेकिन बख्शी को दफन कर दिया हिस्ट्री में और अपना नाम हर जगह चला दिया। दूसरी बात, उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई, तो उस वक्त जो मेरे दादा थे पंडित नंदलाल मावा, तो उन्होंने अपील की, उनसे के पास गए डेलीगेशन लेके, साहब आप तो मुसलमानों की बात करते हैं, आपने अपनी पार्टी का नाम रखा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, तो हम हिंदू भाइयों को, क्रिश्चियन भाइयों को, सरदार भाइयों को क्या है? तो उन्होंने अपना नाम बदला, जिसका नाम रखा गया नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद शेख साहब ने साजिश की, फिर से अरब ममालिक से, बाकी ताकतों से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अरेस्ट किया गया। उसके बाद कामराज प्लान में फिर से उसको यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो आपको यह पता होना चाहिए 418 अमेंडमेंट्स, ऑल्ट्रेशंस, आर्टिकल 370 इन्होंने किए, बीजेपी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने नारा दिया, यहां हर गली गली कोचा हम राजशुमारी करेंगे। वो अल्लाह के पास भी चले गए, राजशुमारी नहीं करा पाए। उसके बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला ने कहा हम ऑटोनॉमी देंगे। वो आपको मुझसे बेहतर पता है कितनी ऑटोनॉमी आपने ले ली। उसके बाद उनके शहजादे उमर, उसके बीच में मुफ्ती साहब आए। मुफ्ती साहब ने कहा सेल्फ रूल, वो भी आपने देख लिया कितने वो दूध और क्या क्या टॉफी लेने गए थे मिलिट्री कैंपों में। लगभग 16,000 नौजवानों को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मुफ्ती मोहम्मद सईद उनको पीएसए लगाए गए। उसके बाद उमर अब्दुल्ला 2009 में मुख्यमंत्री आए, तो उन्होंने कहा कंप्लीट ऑटोनॉमी। वो 2014 में भी उनकी सरकार भी खत्म हो गई, लेकिन ऑटोनॉमी नहीं मिली। उसके बाद ब्रीफली बीजेपी और कांग्रेस के पीडीपी का दौर आया, तो उससे बेहतर आप जानते हैं क्या क्या पीएसए कैसे लगाए गए। अब उमर अब्दुल्ला का दौर है पिछले 1 साल से, कल ने 1 साल पूरा किया। उन्होंने कहा पहले दिन मैं 370 पे आर्टिकल पे कंप्लीट इसको एब्रोगेशन के लिए पास करूंगा बिल। आप मुझसे बेहतर जानते हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा 12 सिलेंडर देंगे, मिल गए आपको 12 सिलेंडर ले लिया।
उन्होंने कहा फ्री पावर देंगे, वो भी ले लिया। बच्चों के लिए कहा 75,000 रुपए असिस्टेंस देंगे, वो ले लिया। पीएसए में हम सबको निकाल देंगे, ले लिया। अब तो कल ये बात हो गई कि वो कहता साहब मैं इस्तीफा ले लो मुझसे। इस्तीफा थोड़ी लिया जाता है, इस्तीफा दिया जाता है। इसलिए ये सिर्फ आपको गुमराह करते हैं। ये हाल है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। उसके बाद बचा पीडीपी। पीडीपी जो सदर हैं मुफ्ती मोहम्मद, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद। मुफ्ती मोहम्मद सईद पहले कांग्रेस के थे, मिनिस्टर रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, फिर होम मिनिस्टर बैठे। अगर आपको याद होगा हिंदू भाइयों को, यहाँ 1985 में पहला तनाज़ा हमारे में, कोई हिंदू और मुसलमान में, मैं बड़े जिम्मेदारी से कहता हूं, कोई तनाज़ा नहीं है। तनाज़ा सिर्फ सियासतदान करते और आपस में तनाज़ा फैला के लोगों को गुमराह करते हैं। 1985 का पहला हिंदू मुस्लिम किस्सा मुफ्ती मोहम्मद सईद ने यहां बंटवारा कर दिया हिंदू और मुसलमान का। साहब हम तो कहते हैं, हमारा नारा है, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी का नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, नया कश्मीर हमारा ख्वाब। मैं चाहता हूं मेरे सब लोग ये नारा दे, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, हिंदू सब लोग। अभी खाना भी आएगा, आपको पूरी एनर्जी मिलेगी, लेकिन थोड़ा एफर्ट करें। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, हाथ उठा के, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, हाथ ऊपर, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। तो पहला खंजर जो कश्मीरियत पर, हिंदू मुसलमान सिख क्रिश्चियन पे, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने 1985 में मंदिर जला के, जब गुरुद्वारा जला के इन्होंने ये काम कर दिया। उसके बाद उसकी बेटी आई, उसने आपको टॉफियां दे दी आर्मी कैंप में, वो तो मुझसे बेहतर आपको पता है। लेकिन उससे पहले बता दूं दो बातें जो आप भूल रहे हैं। एक, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जब वाजपेयी साहब की सरकार में नो कॉन्फिडेंस हो गई, जब कांग्रेस ने उसको गिराने की पहल की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला ने विप जारी की अपने एमपीज को कि आपको वोट डालना है बीजेपी को। लेकिन एक आदमी खड़ा हो गया जिसका नाम था सैफुद्दीन सोज। सैफुद्दीन सोज ने नहीं माना और सरकार गिर गई। तो जब तुम करो तब बीजेपी बिल्कुल ठीक, जब कोई और करे तब बीजेपी गलत। ये अपनी सियासत के लिए ये सब चट्टे बट्टे एक ही थाली में एक ही जगह खाते पीते, लेकिन लोगों को गुमराह करते हैं। उसके बाद रही, मुफ्ती सईद ने कहा फॉर ए बिगर कॉज, मैं मजबूर हो गया कश्मीरियों के लिए बीजेपी से हाथ मिलाना। फिर 3 साल आपके 16,000 लोग पीएसए में चले गए, वो आपने मुझसे बेहतर देखा, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। अब बचे उमर साहब, पिछले 1 साल से हम उम्मीद कर रहे हैं, वो सिर्फ पीछे पड़ा है मुझे होम दे दो। होम मिनिस्ट्री का क्या है काम? पुलिस। अब जो बची कसर बाकियों ने छोड़ी थी, ये वही उमर साहब पूरी करेंगे। मैं फिर आपको याद दिला दूं, 2010 का जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे तो एक प्रपोजल दिया, जब एजिटेशन हुआ, जब लोग हजारों की तादाद में, लाखों तादाद में लाल चौक पूरे डाउनटाउन में फैल गए, उन्होंने मांग की कि हमें खुद मुख्तारी, जो हमें उनकी मसले थे। तो उमर साहब को एजेंसीज ने प्रपोजल दिया कि साहब पैलेट गन मत लाओ। उस वक्त डीजी था कुलदीप खुड़ा, और एजेंसीज ने प्रपोजल दिया साहब ये मत करो, ऐसे लोग मर जाएंगे, अंधे हो जाएंगे अगर आप पैलेट मारोगे। हम प्रपोजल दिया एजेंसीज ने कि एक रंग आता है जिसको कहते हैं इनडिप्लेबल कलर, वो सिर्फ मुंह पे लगेगा, पाँव पे लगेगा, कहीं भी वो 6 महीने तक नहीं उठेगा, और जो जिसने भी ये जुलूस निकाला हो वो घर से भी बाहर निकलेगा, पुलिस को पकड़ सकती है। आपको जान के हैरानी होगी कि उमर अब्दुल्ला ने जो इनडिप्लेबल कलर ऑप्शन दिया गया था कि रंग मार दो, कल को वो कहीं निकलेंगे तो उनको पकड़ सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं, इनको गोली मारो, पैलेट इंजरी से इनको जख्मी करो। यह है इनकी राजनीति। क्यों? ये दिल्ली को खुश करना चाहते हैं। मैं हैरान हूं, अगर दिल्ली कहता है, अभी आदरणीय मोदी जी कहता है मेरा 56 इंच सीना है, या उसके पार्टी के लोग कहते हैं, हमने तो नहीं देखा सीना भाई। आप मुझे यह बताइए, जो यहां की लोकल लीडरशिप है, आप किसको 56 इंच सीना मानते हैं? हमको यहां आपने कहा हम आपको जमहूरियत मजबूत करेंगे। मेरा जो कन्वेंशन था, मेरा एस्टिमेटेड था 11,000 लोग शेर कश्मीर पार्क में, और कल मुझे थमा देते हैं साहब आपको परमिशन नहीं है।
जब कोई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करता है उसका मतलब वो जमहूरियत को मजबूत करता है, वो गोली से नहीं बैलेट से जवाब देना चाहता है। ये कौन सी ताकतें हैं? मैं आदरणीय मोदी जी को सवाल करता हूं, ये कौन सी ताकतें हैं? जब हम जमहूरियत को, यहां हिंदू भाई भी है, सरदार भाई भी है, मुसलमान भाई भी है, जो जमहूरियत को मजबूत करते हैं, ये क्यों आप हमें रोकते हैं? क्यों हम, आपने कल हमें फरमान दे दिया कि भाई आपको हम परमिशन नहीं देंगे, क्यों? हमने कहा हम पॉलिटिकल पार्टी जमहूरी तरीके से बैलेट से लड़ना चाहते हैं और इसलिए पार्टी लॉन्च करना चाहते हैं। अब हमने लाल चौक में डिसाइड किया, लाल चौक से घुमा घुमा के पुलिस यहां ले आई, आप मुझसे बेहतर जानती हैं। तो यह शर्म की बात है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, वो 2 बार आए और उन्होंने कहा मैं जमहूरियत को मजबूत करना चाहता हूं। ये मोदी जी जवाब दें कि वो जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं या हमारा गला घोंटना चाहते हैं, वो ये तय करें। एक, उसके बाद एक नया नासूर आईपीएस और आईएएस यहां खड़ा हो गया। न उनको यहां का पता, न अता न पता। यहां पिछले 6 महीने से देखो क्या हो रहा है। आज से 3 महीने पहले किसी चोर को पकड़ा गया, ठीक है, पकड़ा गया, उसको पर्चा लगाओ और जेल में ठोक दो। लेकिन जम्मू जो बीजेपी वाले हैं उनको खुश करने के लिए वहां के एसएसपी जोगिंदर सिंह ने उस मुसलमान को बोनेट पे बिठवा लिया एसएचओ बख्शीनगर के जरिए और जूतों की माला पहना दी। क्या हम मुसलमान को एलिनेट करना चाहते हैं? हम सब हिंदू लोग जहां यहां हैं वो जोर से नारा दे, शेम शेम शेम। ये एक हालात। उसके परसों सैनिक कॉलोनी जम्मू में एक लड़की बच्ची का कत्ल किया गया और पुलिस ने दिखा दिया ये एक्सीडेंट था। फिर कुछ अखबार वालों को मैं सलाम करता हूं, हमारे दोस्त ने वो स्कैम खोला, न्यूज पे लाया, उसमें कल मेजर अरेस्ट हुई। क्या पुलिस का काम कातिल को बचाना है? हमारी बच्चियां भी यहां सेफ नहीं, उनको कत्ल करके दिखाते हैं एक्सीडेंट। उनको गोली मारी गई थी, वो आर्मी वाले ने, रिटायर्ड ने, वो गोलियां निकाल के उसको हॉस्पिटल लेती हैं कि इनको एक्सीडेंट हो गया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं, अभी भी यहां जो मीडिया मेरे भाई हैं कुछ लोग, वो अभी भी बेबाकी से, मैं मानता हूं उन पे भी जुल्म है, उनको भी फोन आते हैं, उनको भी तंग करते हैं, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं उनको कि वो बेबाकी से जमहूरियत को जिंदा रखते हैं। उसके बाद आपने हाल ही में देखा अब नया फरमान। ये फरमान कहां से आता है? अब जो अखबार वाले हैं या मीडिया भाई हैं जो बेबाकी से बात करते हैं, जो जम्मू कश्मीर की आवाम की जो घुटन है वो उसके बारे में बात करते हैं, उनके एड छीने गए और उनको शर्त रखी गई कि एड तब मिलेंगे जब आप एफिडेविट देंगे। शर्म की बात है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता अखबार वालों का, मुझे तो पता है जम्मू के प्रोमिनेंट अखबार ने यहां एलजी ऑफिस में एफिडेविट दिया। शेम शेम, जोर से थोड़ा, शेम। क्या ऐसे जमहूरियत मजबूत होगी मोदी साहब कि आप एड के नाम पे ब्लैक मेल करें और सरकार का सिर्फ पर्सपेक्टिव रहे? अगर आपको जमहूरियत को मजबूत करना है, आपको गरीब, पिछड़ित, शोषित, वंचित आखिरी आवाज को जिंदा करना है। आपने कहा नेशन फर्स्ट। क्या नेशन फर्स्ट हमारा गला बंद करने से होगा? क्या नेशन फर्स्ट यूपी से एलजी लाने से थोड़ी होगा? नेशन फर्स्ट होगा जब आम कश्मीरी मजबूत होगा, एम्पावर होगा। इसलिए मैं विनम्र अपील करता हूं ऑनरेबल एलजी साहब से, साहब पीएसए से हमको मत डराइए, पीएसए से हमको, आप सब लोग बताइए, पीएसए से हमको, पीएसए से हमको, हम जमहूरी निजाम के लोग हैं, हम बात मानेंगे प्यार से और बोली से। अगर आप हमें यहां गुंडा राज से हमको डराएंगे तो हम भी बगावत करने को तैयार हैं। इसलिए साहब आपने कश्मीरी मुसलमान को डरा लिया, जो देशभक्त हिंदू है उसको डरा लिया। हालात तो ये हो गए
मैं दिल्ली में था 16 जुलाई को, अपने पीएसओ का इलाज करा रहा था, उसका स्टंट डालना था, उसका चेकअप मैक्स हॉस्पिटल में करा रहा था, और यहां मुझे केस में फंसा के एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर दिया। साहब, हम देशवासी लोग हैं। मैं मानता हूं मुझे कुछ गिले हैं कुछ मुसलमानों से, वो 5-10% वो मुसलमान है जिसने बंदूक का सहारा लिया और यहां आतंक बढ़ाया। मुझे गिले उस हिंदू से भी हैं जिसने मेरे पीछे जो यहां हिंदू कुछ रहे उन्हें मंदिर बेचे। लेकिन मैं आदरणीय एलजी साहब को कहना चाहता हूं, साहब हिंदू और मुसलमान एक है। मैं मानता हूं कुछ दरार है, वो हम आपस में निपट लेंगे। हमें किसी बाहरी ताकत की, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं विनम्र अपील करता हूं, साहब ये जो डर का माहौल, आतंक का माहौल, कोई बात करे तो ऐड बंद, ये दुकानदारी बंद करिए। हमें पश्चाताप है कि हमारे कुछ नौजवानों ने बंदूक उठाए, उसका पश्चाताप के चक्कर में हम सर झुका के बैठे हैं। अगर कोई ये समझता है कि हम चुप इसलिए हैं कि हमें पुलिस का डंडा है या पीएसए का डंडा है, वो अपनी इस गलतफहमी को दूर करे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मेरा खून का एक एक कतरा आप अवाम के लिए है। बहुत हो गई राजनीति, आपने देख लिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, आपने देख लिया एनसी ने क्या, पीडीपी ने क्या कर दिया, आपने देख लिया कांग्रेस ने क्या कर दिया, आपने देखा लेफ्ट ने क्या कर दिया। ये तो इनके कारनामे हैं, ये तो लंबी दास्तान, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं। ये आखिरी बार मैं उनके खिलाफ बात करना चाहता हूं। लेकिन मैं अपने लोगों को एक विजन डॉक्यूमेंट देना चाहता हूं, जिसके बारे में अगर कभी हमें मौका मिले, हम आपका विश्वास हम पे रहा तो हम ये ख्वाब जो हम करना चाहते हैं, सबसे पहले हम यहां जो मेनिस है, पॉलिटिकल मेनिस, जुडिशियल मेनिस, एडमिनिस्ट्रेटिव मेनिस और पुलिस का, इसको खत्म कराएंगे। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, जिस दिन हमको यह मौका मिलेगा, हम पुलिस रिफॉर्म भी लाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी लाएंगे, जुडिशियल रिफॉर्म भी लाएंगे और पॉलिटिकल रिफॉर्म भी लाएंगे। उसके बाद मेरे नौजवान पीएसए में हैं। मैं आपको वादा देता हूं, अगर आपने हमारी जमात के साथ वफा की और आपको लगा कि हम खल के खिदमत के लिए हैं, आप देखिए मैंने क्या लिखा है, यूनाइटेड पीपल पार्टी। यूनाइटेड पीपल का मतलब इकट्ठे लोगों की जमात। यहां न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई डोगरा है, न कोई सरदार है, यहां सिर्फ इंसान है। और मैंने क्या लिखा, बाय द पीपल, आम बामरी लोगों के साथ, फॉर द पीपल। इसलिए आप और हम एक हैं। दूसरा हमने फैसला लेना है, यहां मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, मेरे गांव के लोग दरबदर होते हैं। कोई उनका बच्चा फंस जाता, कोई केस होता है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, फिर हाई कोर्ट जाओ और सुप्रीम कोर्ट जाओ। मैं आपको वादा करता हूं, अगर हमें मौका मिला, हम इंटीग्रेशन करेंगे कोर्ट्स की। एक ही डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी रहेगा और हाई कोर्ट का एक विंग रहेगा, ताकि मेरे लोगों को दर बदर न जाना पड़े, शहर ना आना पड़े जो गांव के लोग हैं। उसके बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूं, पहले दिन हम एब्रोगेशन ऑफ पीएसए को पास करेंगे, और जो ये नासूर है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो फांसी का फंदा बन चुका है जम्मू कश्मीर की आवाम को, उसको खत्म करेंगे, एब्रोगेट करेंगे। उसके बाद यहां कोर्टों में 30-30, 40-40 साल लगते हैं। हम लोग प्रपोज करेंगे और विद इन 1 महीने के अंदर अल्ट्रा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे, जिनकी जजमेंट 1 साल के अंदर आएगी। जो ये नासूर बनाया है एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशरी के 20-20 साल, उसको खत्म करेंगे। उसके बाद हम कमीशन बनाएंगे। जिन लोगों ने, सियासतदानों ने यहां क्राइम किया है, या पुलिस वालों या एडमिनिस्ट्रेटिव ने हमें यहां तंग किया है, मारा है, पीटा है, उनके लिए कमीशन बनेगा और उसकी रिपोर्ट 1 साल के अंदर आप लोगों के सामने पेश होगी। दूसरा, पिछले 70 साल से सिर्फ यहां कमीशन बनाते गए। कोई कत्ल हुआ तो कमीशन, कुछ हुआ तो कमीशन। मैं आपको वादा दिलाता हूं, हमें मौका मिला तो जितने भी कमीशन आज तक बने हैं, वो सब कमीशन रिपोर्ट 1 साल के अंदर पब्लिक की जाएगी, या उन रिपोर्टों को, या वो कमीशन डिफंक्ट हो गए हैं तो उनको बंद किया जाएगा,
ताकि जो लोग इंतजार कर रहे हैं ये कमीशन कभी हमारे हक में फैसला देगा। इसलिए मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, कमीशन रिपोर्ट सबमिट करेगा 1 साल के अंदर। उसके बाद फ्री एजुकेशन 10वीं तक, मैट्रिक तक मैंडेटरी होगा। हर किसी बच्चे को पढ़ना है, चाहे जबरन चाहे वसालतन असालतन उसको पढ़ना है। लेबर लॉज को स्ट्रिक्ट किया जाएगा कि भाई यहां क्या होता है, हम यहां मजदूर लाते हैं, उसका पीएफ नहीं कटता है, यहां बड़ा डीप नेक्सस है, उसको इंप्रोवाइज करेंगे। उसके बाद हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम और स्टूडेंट काउंसलिंग, ताकि जो पाकिस्तान के एजेंट यहां बैठे हैं या एजेंसीज के एजेंट, हमारे भी कुछ एजेंट यहां बैठे होंगे जो आतंकवाद को फैलाना चाहते हैं, जिनके लिए कश्मीर एक इकोनॉमी है, वो सब लोग हैं, वो इधर वाले भी हैं, वो इधर वाले भी हैं। इसलिए नौजवानों को एट तहसील लेवल काउंसलिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स लाएंगे। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको मैं क्लियर पहले दिन उनकी जितनी भी फीस है उसको अदा किया जाएगा, और जो उन्हें ब्लैकमेल टैक्टिक्स रखा है, डेवलपमेंट फीस, बिल्डिंग फीस, ट्यूशन फीस, वो बाकी बुक्स का नया अपना अड्डा, वो सब उनको बंद करना पड़ेगा। मैंडेटरी एजुकेशन फॉर ऑल, 10वीं तक जितने भी लोग हैं उनको मैंडेटरी 10 तक। स्पोर्ट्स सेंटर, मेगा स्पोर्ट्स सेंटर तहसील लेवल तक। रिजर्वेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, और जो आतंकवाद से पीड़ित हैं लोग हैं, जिनके बच्चे गुजर गए हैं या पीड़ित हैं, उनको 10% रिजर्वेशन देंगे। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स, गरीब जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। सबसे बड़ा जो यहां नासूर है कि यहां इंडस्ट्रियलाइज नहीं होने देते हैं, मैं आपको वादा करता हूं, जो टाइम होता है गवर्नमेंट का 5 साल, हम उस 5 साल में हर साल 40,000 नौकरियां देंगे और 5 साल तक 2 लाख नौकरियां जम्मू कश्मीर के बच्चों को देंगे फ्री। उसके बाद हाउसिंग कॉलोनीज, आपने देखा होगा शहर कंजेस्टेड हो गया है। अभी मुझे मीडिया भाई कह रहे थे गाड़ी पार्क करने का यहां फैसिलिटी नहीं है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में नई हाउसिंग कॉलोनी जो अल्ट्रा मॉडर्न स्मार्ट सिटी बेस्ड होगी। उसके बाद मेगा इंडस्ट्रियल पार्क्स, जो मेरे नौजवान हैं वो इनोवेशन करना चाहते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर, स्मार्ट सेंटर्स बनाना चाहते हैं, स्टार्टअप्स खोलना चाहते हैं। मेगा इंडस्ट्रियल पार्क एट तहसील लेवल, ताकि गांव वाला गांव में नौकरी करे, शहर वाला शहर में, गांव वाले को शहर में ना आना पड़े और शहर वाले को गांव में ना जाना पड़े। उसके बाद जो मेगा पार्क्स खुलेंगी, इंडस्ट्रियल होगा, 50% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होगा। जितने भी डेली वेजर्स हैं उनको आगे से तो कोई डेली वेजर होगा ना, एसपीओ होगा। जितने भी डेली वेजर्स हैं उन सबको एब्जॉर्व किया जाएगा विद इन 1 ईयर ऑफ द गवर्नमेंट। फ्री मेडिकल यूनिट्स एट विलेज लेवल, सीटी स्कैन, अल्ट्रा स्कैन। हम लोग कहते हैं हम गरीब मुल्क नहीं हैं, फिर यहां तो सोवरा में पेट स्कैन नहीं चलता है, सीटी स्कैन रोज खराब होता है। यह कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहां भी माइक नहीं चलती है, मुझे बाहर से माइक लेनी पड़ी। तो ये जम्मू कश्मीर का जो ये बार बार बात करते हैं नया उभरता हुआ जम्मू कश्मीर, उन लोगों को नहीं, दिल्ली को मैं खास तौर कहना चाहता हूं साहब, ये हाल है कि कॉन्फ्रेंस हॉल में ये माइक ही नहीं चल रही है, हमें प्राइवेट माइक लानी पड़ी। दूसरा, जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं 60 साल से ऊपर, उन सब का मेडिकल इंश्योरेंस किया जाएगा टू द ट्यून ऑफ 15 लाख रुपए हर साल। मेरे जो बुजुर्ग हैं जो रिटायरमेंट के बाद तंग होते हैं, उनके लिए स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल सेंटर्स मेरे सीनियर सिटीजन्स के लिए एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसके बाद मेरे बुजुर्ग जिन्होंने अपनी पूरी उम्र कौम के लिए दी है या परिवार के लिए दी है, फ्री बस सर्विसेज फॉर सीनियर सिटीजन्स। हेल्थ इंश्योरेंस, जो मेरे किसान भाई हैं जो अपना खून पसीना एक करते हैं धूप में बारिश में, उनके लिए 15 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस। और जो भी उनकी उपज होगी, उनका प्रोड्यूस होगा, उसकी मिनिमम रिजर्व प्राइस सरकार लेगा। जो आर्टिजन्स हैं, जो कलाकार हैं, जो कोई एम्ब्रॉयडरी करता, कोई शॉल करता, कोई पेपर माशी करता है, उन सब के लिए इंश्योरेंस 15 लाख का। जो केसीसी लोन्स हैं उनको सारे जितने भी लोन्स हैं टिल डेट वो माफ किए जाएंगे वंस फॉर ऑल।
जो फार्मर्स हैं उनको सब्सिडाइज बिजली दी जाएगी। सबसे बड़ा हाउसिंग फॉर ऑल, यहां कोई भी परिवार बिना छत के नहीं रहेगा, वो सरकार पूरा करेगी 5 साल के अंदर। सबसे बड़ी बात मेरी बच्चों के लिए, मैंने जब नोट किया, हम लोगों को बोलते आप करप्शन क्यों करते, दपा जनाब द्रोजर कोर मल ये चौपर जनाब सोन गोद्रोग, एंटी डॉवरी लॉ लाया जाएगा कि अगर किसी ने भी बच्ची या उसके परिवार को डॉवरी मांगी तो 3 साल की स्ट्रिंग इंप्रिजनमेंट उसको होगी। उसके बाद गैस कंट्रोल किया जाएगा ताकि करप्शन ना हो। गरीब आम जो मुस्लिम है, जो बेचारा तंग है, जिस पत्थर पे हो मुझको, उसके लिए हमने रखा है कि भाई गैस कंट्रोल, अगर शादी है तो मिनिमम मैक्सिमम 4 डिशेस मैक्सिमम, और सिर्फ 50 लोग शादी में होंगे, वो चाहे अमीर की शादी हो या गरीब की। पहले दिन अगर हम इक्तिदार में आए तो एब्रिगेशन ऑफ पीएसए को हमने कहा फर्स्ट डे फर्स्ट शो। उसके बाद हमने कहा जितने भी लोग यहां बेगुनाह मरे हैं, जिनके एफआईआर रजिस्टर नहीं हुए हैं, मैं आपको वादा करता हूं हम कमीशन पहले दिन बनाएंगे और 1 साल के अंदर विदाउट फेल वो रिपोर्ट सबमिट करेगा और जो भी गुनहगार है उसको कानून की प्रक्रिया में लाया जाएगा। हम मेडिकल रिफॉर्म्स लाएंगे ताकि जो अगर कोई बीमार होता है, पेट स्कैन, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, उसको सोवरा जाना पड़ता है या एसएमएचएस, तहसील लेवल पे, विलेज लेवल पे मैंडेटरी होगा एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे। सिर्फ पेट स्कैन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में होगा। ये जो पागलपन नेक्सस है प्राइवेट यूनिट्स को यहां खड़ा करना और सरकारी यूनिट्स को बंद करना, ये दुकानदारी बंद की जाएगी और गवर्नमेंट बेस्ड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद जितने भी आईएएस और केएस या केपीएस या आईपीएस हैं, उन सब के बच्चे मैंडेटरी विदाउट फेल उन सबको सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना होगा। अगर सरकार के संज्ञान में यह आएगा कि उनका बच्चा प्राइवेट में पढ़ता है तो ही इज डीम्ड टू बी सस्पेंडेड। इसलिए गवर्नमेंट स्कूल तब इंप्रूव होंगे जब एक आईएएस का, जब कमिश्नर का बच्चा उस स्कूल में पढ़ेगा, तब जाके वो मजबूर होगा उसको। उसके बाद 1000 नए अल्ट्रा मॉडर्न हेल्थ मेडिकल सेंटर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद स्पेशल पैकेज जो बॉर्डर विलेज पे है, जो पीछे रिमोट एरियाज में है, उनके लिए एक स्पेशल एम्प्लॉयमेंट पैकेज इंट्रोड्यूस की जाएगी। 11 नए मेडिकल कॉलेजेस हम जो कश्मीर डिवीजन में, वैसे ही 11 जम्मू में खोलेंगे। अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाया जाएगा जो स्पेशली डील करेगा ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के साथ। उसके बाद हम 1100 स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाएंगे ताकि अगर कोई नौकरी नहीं करना चाहता है, वो कोई ना कोई हुनर सीखे और अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने कमरे में खड़ा करे उस यूनिट को। उसके बाद जो हमारी बच्चियां हैं उनको तकलीफ ना हो, उनके माता पिता को जब शादी की बात होती है, उनको रुखसती की बात होती है, तो जो भी पॉवर्टी लाइन में आते हैं 1 लाख रुपया सरकार की तरफ से पैकेज मिली जाएगी। उसके बाद जो स्किल 6 इंडस्ट्रियल यूनिट्स यहां बैठे हुए हैं उनको सॉफ्ट लोन दिया जाएगा ताकि वो फिर से रिवाइव हों। उसके बाद नए इंडस्ट्रियल टाउन्स, यहां टाउन्स बनाना है, जैसे गुजरात में ने किया वैसे हम जम्मू कश्मीर एक नया मॉडल बना के देंगे ताकि मेगा टाउनशिप्स, जैसे पांपोर को पूरा मेगा टाउनशिप एग्रीकल्चर रिलेटेड, आर्टिजन्स, तोश जो भी उनको है उसके रिलेटेड करेंगे। उसके बाद कमीशन बनाया जाएगा जो फार्मर्स को गाइड करेंगे। एक हॉटलाइन रखी जाएगी टेलीफोन कनेक्शन या मोबाइल के थ्रू कि उनको कभी टेक्निकली कोई बीमारी लगती है पेड़ को, उनको पता नहीं होता है, या वो क्या नया इलाके में डाले, या सॉइल टेस्टिंग करनी है, वो सारा सरकार फ्री में करेगी ताकि हमारा भी जो फार्मर है वो साइंटिफिक लाइंस पे आ जाए और साइंटिफिक तरीके से अपने प्रोड्यूस पे काम करे। उसके बाद अल्ट्रा स्मार्ट सिटीज विद मेट्रो फैसिलिटीज जम्मू कश्मीर में लाएंगे। जो हाजनीन हैं या जो तीर्थ यात्रा है या हमारे सरदार भाई जाते हैं तीर्थ पर, उन सबको जितने भी 75 ईयर क्रॉस कर चुके हैं या 75 या एबो, उन सबको सरकार की तरफ से फ्री हज सर्विसेज, फ्री तीर्थ यात्रा और फ्री जो भी उनके तीर्थ होंगे
उनको लाइफ टाइम में एक बार दिया जाएगा। यहाँ प्रोफेशनल कोर्सेज में फ्री जो टॉपर्स होंगे उनको फ्री सरकार कोचिंग कराएगी, उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सरकार क्लियर है कि इन्होंने तो कहा हम आपको वादा करते हैं एक गैस सिलेंडर पर मंथ हम फ्री देंगे जो पॉवर्टी लाइन में है। अमीर लोग खुद अपना फैसला करें, उनको कोई नहीं मिलेगा। और देखिए, मुझे गरीब को खड़ा करना है, अमीर तो खड़ा हो चुका है। आपको समाज में सबको मौका देना है। और साल में हम प्रपोज करते हैं 13 गैस सिलेंडर्स जो पॉवर्टी लाइन में है। 13 क्यों? हर महीने एक, लेकिन ईद के दिन 2 सिलेंडर मिलेंगे और शिवरात्रि या गुरुपूर्व या क्रिसमस के दिन 2-2 सिलेंडर मिलेंगे, ताकि गरीब अपना तीरथ, अपना बड़ा दिन खुशी से मना पाए। उसके बाद हम 20 नए इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, जहां प्रोफेशनल कोर्स सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनना है, किसी को अपनी इंडस्ट्री खोलनी है, किसी को मैनेजमेंट, किसी को होटल, उनको टेक्निकल कोर्सेज हम 20 मेगा जो सेंटर्स है वो बनाएंगे। उसके बाद इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए हम केंद्र से प्रपोज करेंगे कि 3 लाख करोड़ हमें, जो हम सिक हुए हैं आतंकवाद के कारण, जो हमारे रिसोर्सेज लूटे गए हैं, वो स्पेशल पैकेज हमें दिल्ली दे। उसके लिए दूसरा, यहां आपको हैरानी होगी, जम्मू कश्मीर एक वाहिद यूटी है जहां ह्यूमन राइट्स कमीशन ही नहीं है। अगर हमें कोई तकलीफ है, कोई ज्यादती है, तो हमें दिल्ली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाना है, जाना है। इसलिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो हम पहले दिन जम्मू कश्मीर यूटी का ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाएंगे। उसके बाद जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो बेचारे रेडी वाले हैं, पटरी वाले हैं, उनके लिए डेजिग्नेटेड कॉरिडोर्स इन एवरी सिटी उनको डेजिग्नेट करेंगे, ताकि वो अपनी जो वो कमाई उनको देनी पड़ती है। आपको हैरानी होगी, जैसे बटमालू में है, वहाँ उन रेडी वालों को किन को पैसे देते हो तो मेरा मुंह ज़्यादा खुलता है। वो देखे सरकार कौन पुलिस वाले उनसे रिश्वत लेते हैं, रेडी लगाने का पैसा देते हैं। जो भी पुलिस वाला इसमें शामिल होगा उसको 5 साल की सख्त से सख्त सजा होगी। एक जो अपना यूनिट खड़ा करना चाहता है उसको हर महीने उसको पैसा देना पड़ता है सड़क पे रहने के लिए, सड़क पे अपना प्रोड्यूस बेचने के लिए। दूसरा, उन सबको यहाँ लेट नाइट मार्केट को इंप्रूव करना है, ताकि जो लोग दिन में काम करते हैं शाम को अपने परिवार के साथ जाएं, घूमें फिरे, आइसक्रीम खाएं, गोलगप्पे खाएं। अब तुझ वही खाएं जो ओरिजिनल हो, नकली नहीं खाना। तो बेचारों को शाम को हम लेट नाइट मार्केट्स 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, जो स्ट्रीट वेंडर सिर्फ होंगे, कोई भी दुकान खुली नहीं होगी 10 बजे के बाद, वो बंद करेंगे। और जो गरीब हैं वो अपने वेंडिंग छोटी छोटी रेडियां लगाए, अच्छी क्वालिटी की बनाए, ताकि डाउनटाउन, अपटाउन, विलेजेस, गांव में रात के 1 बजे तक हम लेट नाइट मार्केट्स को अलाउ करेंगे। तो ये हमारा मंशूर है। तो इसलिए साहब, बहुत सियासत हो गई, बहुत। दिल्ली ने कहा कि हम दिल की और दिल्ली की दूरियां कम करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या दिल्ली और जम्मू कश्मीर की दूरियां कम हुई हैं? खुल के कहिएगा, जोर से। खाना भी मिलेगा। क्या दिल्ली और जम्मू कश्मीर की दूरियां कम हुई हैं? जोर से। तो ये जवाब आदरणीय मोदी जी सुन ले कि साहब, अभी भी हमें सताया जाता है। अभी तक तो आपने कश्मीरी मुसलमान को दहशतगर्द के रूप में पेश किया, लेकिन मैं आपको बता दूं साहब, ये मेरा दोस्त है आरिफ, इसकी परसों शादी है, जबकि दुल्हा शादी से 1 महीना पहले घर से नहीं निकलता है। ये है वो मुसलमान जो हिंदू के फंक्शन में आया, अपनी जो उसको मतलब मैंडेटरी होता नहीं निकलना, ये फिर भी आया। तो सलाम पेश करता हूं ऐसे मुसलमान को जो ये कहते हैं ये दहशतगर्द है। मैं मानता हूं 4-5% ने बंदूक उठाया, लेकिन मैं उन आरएसएस वालों को, मैं उन बीजेपी वालों को, मैं उन पुलिस वालों को, मैं उन ब्यूरोक्रेसी वालों को जो कहते हैं आरएसएस वालों से हमको फोन कराओ, उनको कहना चाहता हूं साहब, आप दरार मत लाइए। जम्मू कश्मीर में जो अवाम है, यहाँ हम भेदभाव नहीं मानते हैं। हमने तो बताया यहाँ की जो रवा की है, तहजीब है, हम कहते हैं कश्मीरियत। कश्मीरियत का क्या होता है? कश्मीरियत का एक बड़ा कमाल की चीज़ है, आपको सबको पता होना चाहिए। यहाँ के सबसे बड़े दरवेश
कश्मीरी पंडितों में माने गए लालदेद, और मुसलमानों में जो सबसे बड़े दरवेश माने गए शेखुल आलम, जिसको नुंदरिश कहा जाता है। ये हम खास तौर पर मोदी जी सुन लें। जब शेखुल आलम जो खुदा के बंदे थे, जब वो पैदा हुए तो उनने अपनी माँ का दूध माना नहीं पिया, तो वो बीमार हो गए, कमज़ोर हो गए, तो उनकी माँ परेशान हो गई। तो पहुँचते पहुँचते वो इस ललदत के पास पहुँची। ललदत कौन थी? कश्मीरी पंडित औरत। उसने उसको अपनी गोद में लिया, कहा ये जन मनशोक, जब तुम पैदा होने में शर्म नहीं आई तो चनका मनशोक, इसका मतलब दूध पीने में क्या शर्म है। एक मुसलमान दरवेश ने, एक मुसलमान ने हिंदू औरत का दूध पिया, ये है कश्मीरियत साहब। इसलिए जो दरवेश हैं उन्होंने आपको क्लियर कहा है। यहाँ लल्लद ने कहा, या शेखुल आलम का मैं पहले कलाम कह दूं, शेखुल आलम ने कहा, मुसलमान ने, शिव छुई थल थल रोजान, शिव होता है भगवान शिव। उसने हिंदू की बात की और पूरे इस्लाम में ये बता दी बात कि शिव छुई थल थल रोजान मजान हुंत मुसलमान त्रुकई शुक्त प्रजना पन्नुई पान सुई छई साहिब से जान। उसके बाद ललदत ने कहा, सारी समहो अक्सी रज लम्हो अदमा रावे कहन गाव। बुछुत सारे अपील करान, बहुत हो गई सियासत, बहुत हो गया गफलत हिंदू मुसलमान में। साहब इसको ख़त्म करिए, इसको ख़त्म करिए। और फिर से जो हम आम मजलूम मामूली से जम्मू कश्मीर के वासियों ने ख्वाब देखा है, इसको गुलिस्तान बनाने का, उसको गुलिस्तान बनाने में हमारी मदद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मीडिया भाइयों का भी धन्यवाद, उनने समय निकाला, और आप लोग बैठे रहेंगे क्योंकि अभी सब लोगों को हमने थोड़ा खाने का व्यवस्था की है, तो सब लोगों को हम अभी वो व्यवस्था दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।